बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं उसमें बहुत कुछ होगा और आप उसको महसूस कर लेंगे कि आने वाले वक्तों में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि इराक़ची जो है तीसरी बार 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नौयत इस सूरत हाल की हो कि कभी भी कुछ हो सकता है, इस टाइम सूरत हाल जो है बिटवीन अमेरिका, इसराइल एंड ईरान, तो वो ये है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो आपने इराक़ची को पाकिस्तान में देखा, उसके बाद ओमान में देखा, फिर पाकिस्तान में देखा, फिर आपने उसको रूस में देख लिया और अब आप उसको फिर पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में आने का मतलब क्या है, रूस जाने का मतलब क्या है, ओमान जाने का मतलब क्या है, आपको मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर चुका हूं। लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जो रूस में हुआ है और रूस में ये जो आप सुन रहे हैं कि इराक़ची का तेहरान के लिए मॉस्को की हिमायत का ऐलान का खैर मकदम और पुतिन से मुलाकात अहम शख्सियत की शमूलियत। अब मामला यह है कि जब ये मुलाकात होती है तो ये सिर्फ सफारती मुलाकात नहीं रह गई, ठीक है, आप बात समझ नहीं है। ये मुलाकात जंग पर तबादला ख्यालात और आफ्टर जंग क्या होगा इन बातों पर मुहित नहीं रह गई। जब इसके अंदर इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल हो जाएं और वो भी रशियन हो और उसके अंदर एजेंसियां बैठ जाएं तो ये बहुत मतलब लेती है। वैसे तो मैं समझता हूं कि पुतिन खुद भी खुद एक एजेंसी हैं, यानी कि वो खुद भी रह चुके हैं एजेंसी में, लेकिन वो खुद मेरे लिए एक एजेंसी हैं। लेकिन अगर वो सरबराह को बैठा देते हैं तो मतलब ये हुआ कि वहाँ बहुत कुछ हुआ होगा। और फिर जब मैंने कलेक्ट किया कि क्यों बिठाया गया, ये अहम शख्स कौन था, क्यों बैठा, तो यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या बातें करनी है, इस बात नहीं हुई है, बल्कि ये बहुत आगे की बातें हैं। यानी कि रशिया ने तमाम मालूमात ना कि सिर्फ ज़बानी बल्कि एविडेंस के साथ, बल्कि फाइलिंग के साथ, प्रूफ के साथ उन्होंने हैंड ओवर कर दिए इराक़ची के कि आप कितने भी मुज़ाकरात कर लें, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप कितने भी मुज़ाकरात कर लें, यानी कि 28 अप्रैल के हवाले से आप जितने मुज़ाकरात कर लें, आपके ऊपर हमला होगा। और उस हमले की वजूहात बताई गई, उस हमले की नौइयत बताई गई, उस हमले के लोकेशंस बताई गई कि यहाँ इन लोगों ने हमला करना ही है। ये तयशुदा मामला है। तो आप हो सकता है कि आप मुज़ाकरात में हों या मुज़ाकरात में ना हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अटैक करेंगे और उसके बाद अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो वो रुक जाएंगे, वरना नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अमेरिकन अवाम को राज़ी करना है। चूँकि आपने जो उनको प्रपोजल दिया है जो कि इंतहाई माकूल लगता है, मगर उसके ऊपर वो मुतमईन नहीं कर पाएंगे उनके मुताबिक अमेरिकन अवाम को, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें इससे पहले एक एपिसोड गुजारना होगा जिसके बाद वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे कि हमने वो तमाम टारगेट अचीव कर लिए हैं, जिसके बाद अब ईरान की कैपेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। एक तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आप ये खबर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, खबर भी है कि ईरान सीक्स रशियन एयर डिफेंस सिस्टम टू ब्लॉस्टर रिजीम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर उसने एक तो जो एडवांस वो हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा कि पैसे कर लेंगे बाद में, आप सबसे पहले इसको आप इंस्टॉल करें, सबसे पहले आप इसको लगाएं ताकि मामला जो है वो आगे की तरफ जाएं। ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो रशिया है और चीन, ख़ासतौर पे रशिया और चीन दोनों जो हैं वो ईरान के पीछे ऐसे खड़े हो गए हैं कि वो नहीं गिरने देंगे। ये बात तय हो गई है, नहीं गिरने देंगे। इसने ईरान को बहुत ताकत दी है। ईरान सफारती सतह के ऊपर कभी नहीं हारता, ये ट्रंप ने कहा था, ठीक है, और वो मैं देख रहा हूं कि वो सफारती सतह के ऊपर यूएन के अंदर कामयाबी हासिल कर ली है और यूएन के अंदर उसने वाइस प्रेसिडेंट की सीट जीत करके उसने अमेरिका को रोने में मजबूर कर दिया। यहाँ उस टाइम यूएन के अंदर अमेरिका रो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो चुका है बिकॉज मेरे पीछे भी 121 मुल्क खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई। अब उसके बाद आप देखते हैं कि इराक़ची जो है वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में वो इन्फॉर्म करते कि किया होगा, अलाउ मी टू से, किया होगा कि आप जो इंतजाम कर रहे हैं आपके हम मशकूर हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा होगा कि मुझ पर हमला जो है वो करने की तैयारी अमेरिका की हो चुकी है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो मामलात शुरू भी कर चुका है। उसमें अगर आप देखें तो ईरान ने कंडेम भी किया है जो यूएस टैंकर को सीज किया गया। वो कहते हैं कि ये तो स्ट्रेट बैक पायरेसी है, यानी कि आप तो कज़ाक हो, यानी कि अमेरिका को उसने कज़ाक कहा है कि आप कज़ाक हो क्या। ये जो अगर तेल चोरी करे कोई आम आदमी तो उसे हम कज़ाक बोलते हैं।
तो यहाँ तो आपके फौजी ही काम कर रहे हैं, तो आप तो स्ट्रेट बैक गज़ाक हो। तो ये एक चीज़ें तो चल रही हैं वहाँ पर, चोरी लूटा मारी तो हो रही है। और इसराइल ने भी कहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपने खबरों से ही निकालना है कि होने वाला क्या है, ठीक है ना। यानी कि अगर ईरान के साथ अमन करना आपका अव्वलीन तरजीह हो या आपके दिमाग में कोई फतूर ना हो, तो फिर यह बयान नहीं बनता कि इसराइल आर्मी चीफ सेज 2026 लाइकली टू बी अ ईयर ऑफ फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट। ऑल फ्रंट के अंदर क्या ईरान नहीं आता? तो इसराइल इज वेरी मच रेडी टू फाइट विद ईरान, और वो मजबूर करेगा, वो कायल करेगा ट्रंप को कि अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है, अगर अपनी नाक बचानी है, अगर अपनी पैंट बचानी है, तो आपको ईरान के ख़िलाफ़, और आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं, आपको मालूम है अब तो इत्तेहादी कौन है, कि ईरान का जो कम से कम रिजीम चेंज करवा दें आप, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं कर सकते तो रिजीम चेंज करवा दें। लेकिन याद रखिएगा कि ईरान के जो रिजीम है वो मुझे चेंज होती नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके अपने लोग कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, जो खबर भी देख रहे होंगे, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि वो 9 करोड़ 30 लाख लोगों का मुल्क है, ठीक है ना, तकरीबन 10 करोड़ लोगों की वो आबादी है अगर आप नई मरदमशुमारी करेंगे। ऐसे मुल्क के ऊपर आप 6 मिसाइल मारकर आप सोचेंगे कि वो रजीम चेंज हो जाएगा? यहाँ से आपने मिसाइल फायर किए, वहाँ से आपने लोगों से आवाज़ लगा दी कि बस निकल आइए, बाहर निकल आइए और कब्ज़ा कर लीजिए, और आपको हमने हुकूमत दे दी है, मज़े कीजिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसराइल के अंदर कितने ही धमाके ईरान ने करवा दिए, कितना कुछ करवा दिए, कितने हमले कर दिए, कितने मिसाइल मार दिए। अगर वो कहता रहे कि निकल आइए, कब्ज़ा कर लीजिए, कोई नहीं होता, इस तरह नहीं होता, ठीक है। हालांकि इसराइल उस हिसाब से तो बहुत छोटा है और होना तो चाहिए। अभी आप खबर देख रहे हैं ना कि अमेरिका इस काबिल नहीं रहा कि अब वो आज़ाद रियासतों के ऊपर या आज़ाद रियासतों के ऊपर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करे। यानी कि उसने कहा कि मैंने बता दिया लोगों को कि भाई आप में अगर खुददारी हो, आप में अगर जज्बा है, या आप अगर अपने आप को ताकतवर या आज़ाद समझते हो, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको से डरने की। और उसके बाद वो अनाउंस करता है दुनिया के दीगर ममालिक से कि अगर आप लोगों को इस फार्मूले को अडॉप्ट करना हो कि कैसे आप इन दरिंदों की निशाने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने तमाम वो फार्मूला दे सकता हूं, ठीक है ना। वो तमाम असलहा आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आपकी वो कैपेबिलिटी बना सकता हूं वॉर की, जो अब एडवांस्ड कैपेबिलिटी है कि अगर आप पर अमेरिका अटैक करे या धमकी दे या कोई भी अटैक करे तो आप उसको रिटेलिएट कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, इनसे लड़ना नामुमकिन नहीं है। और पेंटागन को अब तक यही गुमान था कि मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, मुझ पर कोई रिटेलिएट नहीं कर सकता। इस गुमान के अंदर वो रह गए, ठीक है ना, इस गुमान के अंदर वो रह गए। और यहां पर सेनेट डेमोक्रेट सेज पेंटागन वाज़न्ट रेडी फॉर इरानियन रिटेलिएशन ऑन यूएस ट्रूप्स। वो दिमागी तौर पर तैयार ही नहीं थे कि कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि कोई हमारे अड्डों पे या हमारी तरफ मिसाइल मारे और हमारी जो फौजी हैं वो वर्क फ्रॉम होटल करना पड़े, उनको अपने अड्डे खाली करने पड़े, उनके F-35 को निशाना बनना पड़े, उसको लॉक होता हुआ देखें, उसको गिरता हुआ देखें, और ये खबर भी जारी ना कर सकें कि हमारा F-35 गिर गया है। बल्कि खबर ये आती है कि मिसाइल लगने के बाद F-35 को मिसाइल लगने के बाद वो कामयाबी से लैंड करता है। यानी कि हम घास खाते हैं, हमें नहीं मालूम कि मिसाइल लगने के बाद जहाज जो है उसके परखचे उड़ जाते हैं। तो जिस जहाज के बारे में वो कह रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ये कोई नया ही मौजज़ा हुआ होगा। बहरहाल जहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, जहाँ बड़े बड़े इस जंग के अंदर लोग चले गए, नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, और बहुत सारे पेंटागन में से बहुत लोग चले गए। जो लेफ्ट और राइट बैठते थे ट्रंप के, वो चले गए। तो अब जो अगली बारी नज़र आ रही है वो उस बंदे की है जो भेजता था इनको, यानी कि वज़ीर जंग। और वज़ीर जंग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बंदा जो है ये काबिल एतबार नहीं है। ये वो आदमी है जिसके हाथ के ऊपर ऐसे टैटूज़ हैं जो इंतहाई तासुब पर मबनी हैं, और काफिर लिखा हुआ है। मतलब आपको मालूम है ना, जो पीटर है इसके हाथ पर काफिर का टैटू लिखा हुआ है। और ये कहता है मुख्तलिफ बार्स के अंदर बैठ के शराब ही पीता होगा, डांस देखता होगा, क्या करता होगा, वहाँ कहता है कि जी तमाम मुसलमानों को मारना बहुत ज़रूरी है, दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस काम के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरा साथ दीजिए। तो वो शख्स जो है मुझको अब जाता हुआ नज़र
आ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं वाइस प्रेसिडेंट की, यानी कि जेडी वांस जो है वो कहते हैं कि पेंटागन की तरफ वो देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर जो स्टॉक है ना मिसाइल्स का और उनका जो डिफेंस के जो मामलात हैं, जो असलहा है, तो वो इस हद तक कम हो चुका है कि जेडी वांस का मुंह खुला खुला रह गया ये देख कर कि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। तो वो कह रहे कि अगर एक बार फिर मैंने इसराइल के कहने पर दोबारा जंग के अंदर में शामिल हो गया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में वो फिक्रमंद है और उसकी फ़िक्र को मैं बिल्कुल सही समझता हूँ, उसकी फ़िक्र बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करके आगे बढ़ूँगा और एक अजीब व गरीब खबर दूंगा आपको, आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन वो ये है कि जो मैंने गुफ्तगू और उसको मैंने कलेक्ट किया है ना मुख्तलिफ़ ख़बरों से, और मैंने उसके ऊपर जो फीचर्स पढ़े हैं, लोगों ने लिखा बहुत कुछ उसके ऊपर है, वो मैंने पढ़ा, तो मैं भी इस पर एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये खबर नहीं है, ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर खबर सिर्फ ये है कि रशिया ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं ईरान की और हम उसको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, यानी कि डिफेंस का मतलब होता है कि तहफ़्फ़ुज़ आप कर सकते हैं। ये वो नहीं होता, ये अटैक करने के लिए नहीं होता, ये होता है अपने आप को दिफा के लिए। तो दिफा जब आप किसी को देते हैं तो वो किसी पर एतराज़ नहीं होता, तो रशिया के ऊपर आप एतराज़ नहीं कर सकते कि ये दिफा कर रहा है, दिफा तो उसका हक है ना यार। तो लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगर रशिया और चाइना की कोई लिमिट को टच किया गया, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ बेलारूस का भी आया है, बेलारूस का दौरा भी हुआ है, बेलारूस को प्रोटेक्शन है, एटॉमिक प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन में आ गया है रशिया के। तो रशिया ने वहाँ पर अपने एटॉमिक जो मिसाइल्स हैं, वॉर हेड्स हैं, वो नस्ब किए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर एट एनी कॉस्ट रशिया को सेफ करना होगा टू सिक्योर ईरान मोर देन जो उसकी ख्वाहिश है कि वो सिक्योर करे इसको, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका को वो आता देख नहीं सकता, यहाँ पर उसको बैठता हुआ, उसका ऑयल लूटता हुआ, क्योंकि वो चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ना, ख़त्म करता हुआ। और यहाँ पर अगर तसव्वुर कीजिए, अगर इसराइल और अमेरिका यहाँ के बैठ जाते हैं ईरान की ज़मीन के ऊपर, तो मुझे बताइए, रशिया छोड़ दीजिए, चाइना छोड़ दीजिए, आप कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। तो वहाँ पर पाकिस्तान का भी कोई सपोर्ट है। तीसरी दफ़ा इराक़ची अगर आया है तो उसके भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रशिया ये स्टेप कर देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो अपने एटॉमिक वॉर हेड जो हैं वो ईरान में इंस्टॉल कर दे, क्योंकि रशिया ही कह रहा है कि जंग हो सकती है या हमला हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अगर जंग टालनी है तो ताकत से ही टाली जा सकती है, क्योंकि यही नेतन्याहू का अक़वाल ज़र्री है। नेतन्याहू के हवाले से बता दूं मैं आपको, वो भी पागल हो चुका है, और अगर आप उसका बयान सुनेंगे तो आप इस बात को यकीन कर सकते हैं। कहता है नेतन्याहू सेज अटैकिंग लेबनान इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द यूएस एंड लेबनान गवर्नमेंट। कहता है कि जब हमने 3 हफ्ते की जंग बंदी लिखी तो उसमें अमेरिका और लेबनान ने जब जंग बंदी लिखी, जब उसके ऊपर दोनों राजी हुए और साइन किए जंग बंदी, सीज फायर का मतलब होता है नो फायर, तो उसके अंदर मेरे हमले जो होने हैं या हो रहे हैं ऑन लेबनान, इनको कहा था कि ये जायज़ होंगे। तो नेतन्याहू सेज अटैकिंग ऑन लेबनान इज अ पार्ट, तो मेरे अटैक्स जो हो रहे हैं उनको जायज़ तसव्वुर किया गया है लेबनान की हुकूमत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो अगर ये बयान ही दे रहा है तो मैं इसको पागल कहूँगा, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वो एग्रीमेंट इस टाइम मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद ढूंढूंगा कि उस एग्रीमेंट को मैं हासिल करके पूरा पढ़ूंगा कि क्या उसमें ये लिखा हुआ है, और फिर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।